नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पंख पाठशाला में। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी, हमें झकझोर देने वाली बात कही थी कि अगर सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह तपना होगा। इसलिए अपने आप को तपाओ अगर चमकना है तो। मेरा मानना है कि जब कोई बच्चा नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रहा होता है तथा वह उसका स्वयं का फैसला होता है, तो वो निश्चित रूप से बहुत कठिन परिश्रम करता है, सच्चे मायने में अपने आप को तपाता है। परंतु तैयारी में केवल कठिन परिश्रम ही नहीं चाहिए होता है, इसके साथ चाहिए होता है सही दिशा। और सही और तैयारी में सबसे सटीक और विश्वसनीय दिशा कोई दिखा सकता है तो वह है विगत वर्षों के प्रश्न यानी कि पीवाईक्यू। इसी को ध्यान में रखकर यह सीरीज लाई गई है जो रेलवे ग्रुप डी 2025 को डेडिकेटेड है और इस सीरीज का नाम है 50 डे इंटू 50 क्वेश्चन सीरीज। यहाँ पर हम 50 दिनों तक 50 क्वेश्चन करने वाले हैं और वो भी पीवाईक्यू बेस होगा। पीवाईक्यू बेस नहीं, पीवाईक्यू होगा। यानी 50 दिनों तक 50 क्वेश्चन करेंगे जो पीवाईक्यू होगा, जो रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है वह भी 17 अगस्त से लेकर 11 अक्टूबर 2022 तक। ये जो 50 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था रेलवे ग्रुप डी का, वहां से क्वेश्चन लिए गए हैं और ये सबसे सटीक आपको सटीक दिशा दिखाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने 10 दिनों का काम कर लिया, यानी 10 वीडियो आ चुकी है, जिसमें हम पॉलिटी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इन सारे सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन 2022 में बने थे इन 50 शिफ्टों में, उसको डिस्कस कर लिए। और अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको जरूर जाकर वो सारी वीडियो देखना चाहिए। आप स्पीड बढ़ा लीजिए 1.5 या 2x करके आप देख सकते हैं। आपका फटाफट सब रिवाइज हो जाएगा, सारे आए हुए क्वेश्चन आपके सामने से गुजर जाएंगे। हर वीडियो में मैं लास्ट में बताता हूँ कि देखिए यहाँ से इतने क्वेश्चन बने हैं, यहाँ इन टॉपिकों से, साइंस में इन टॉपिकों से क्वेश्चन बन रहे हैं, हिस्ट्री में इन टॉपिकों से क्वेश्चन बने हैं, जियोग्राफी में इन टॉपिकों से क्वेश्चन बने हैं। सब मैं निचोड़ आपको दे रहा हूँ इसमें। आपको बस उन टॉपिकों को मजबूत करना है और उन टॉपिकों को भी हम लोग रिकैप के माध्यम से, जो रिकैप प्रोग्राम हमारा चल रहा है उसमें कवर कर रहे हैं, जिसमें पॉलिटी के बहुत सारे टॉपिक कवर किए जा चुके हैं। अगर आप उससे नहीं जुड़े हैं, वो नहीं देख रहे हैं रिकैप वीडियो, तो जाकर जरूर देखिए। चैनल पे उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया गया है। आज ये 11वीं वीडियो है और इसमें हम देखेंगे साइंस के 2 वीडियो और आ चुके 50 क्वेश्चन के, यानी विगत वर्षों के हम 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज और 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी ये भाग 3 है हमारा। विज्ञान में भाग 3 है। पीवाईक्यू मैं आपको निचोड़ बता दिया। पीवाईक्यू से ही आप परीक्षा की मांग समझ पाते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। पीवाईक्यू से आपका रिवीजन होता है। आपके सामने इतने सारे फैक्ट आएंगे, अभी आप जो भी पढ़े होंगे वो रिवाइज हो जाएगा, नहीं पढ़े होंगे तब भी पता चल जाएगा। या हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं आए हुए क्वेश्चनों का, यानी यहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी होगी। प्रैक्टिस में सबसे सटीक चीज यह पता चलेगा कि आए हुए क्वेश्चन आप कितना सही कर पा रहे हैं। आए हुए क्वेश्चन अगर आप सही कर पा रहे हैं तो आप सही दिशा में हैं, आपकी तैयारी अच्छी है। लेकिन आए हुए क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, यानी आपकी तैयारी अभी गड़बड़ है और आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो पीवाईक्यू से ये सब फायदे होते हैं और
कोई भी वीडियो मिस, आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे, बहुत तैयारी में लगे होंगे, लेकिन थोड़ा समय निकाल कर स्पीड बढ़ाकर इन वीडियो को ज़रूर देखें। आपको पता चलेगा, अरे! मैं तो ये दर्पण वाला देखा ही नहीं, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है चुंबकत्व से, वो तो मुझे पता ही नहीं। तो ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी। रही बात मेरी, मैं हूँ इंद्रजीत, अभी रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम पास किया हूँ, इसलिए सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, ये वादा रहा। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा आपके लाइक करने, कमेंट करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हम और ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए अपना सपोर्ट बनाइए और चलिए बाकी क्वेश्चन शुरू करते हैं। सभी लोग इसको प्रैक्टिस के हिसाब से लीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, किन टॉपिकों से मेरे क्वेश्चन नहीं सही पर हो पा रहे हैं, मैं उस टॉपिक को और मजबूत करूं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पेपर सीट पे सबसे सही तरीका होता है कि पेपर सीट रखिए अपने पास, उसमें 50 तक संख्या डाल दीजिए। अब उसके सामने जब क्वेश्चन दिखाया जाता है तो आप क्या सही मानते हैं उसको लिखिए, और जब उत्तर बताया जाए तो उसको सही या गलत करिए। इससे लास्ट में आप गिन पाएंगे इन 50 क्वेश्चनों में आप कितना सही कर पाए, और वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिश आपातित प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण क्या होगा? दर्पण से बना क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन बनते हैं दर्पण से। उसमें उत्तल लेंस की बात है और मुख्य अक्ष के अनुदिश यानी समानांतर आपातित प्रकाश की किरणों के लिए आपतन कोण क्या होगा पूछा है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आपको नहीं इसका कंसेप्ट पता है, आप रट डालिएगा, रट रट के आप निकाल सकते हैं। ये कोई यूपीएससी नहीं, ग्रुप डी है, इसमें रिपीट होते हैं क्वेश्चन और वही मुख्य टॉपिकों से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, अभी तक आप लोगों ने कर लिया होगा, सही आंसर होगा ए, 0 डिग्री। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिश आपातित प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण 0 डिग्री होता है। याद रखिए, रट डालिए। मुख्य अक्ष क्या होता है ये देखिए, यहाँ ध्रुव है, जो हमारा दर्पण होता है उसके केंद्र का जो बीच का जगह होती है, यहाँ पर वो ध्रुव होता है। और जिस इस दर्पण के हिसाब से अगर हम एक वृत्त बनाएंगे तो उसका जो केंद्र होता है, ये वाला, इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। तो मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली रेखा को कहते हैं, ये पूरा मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक है ना? अच्छा, अब ये कह रहा है कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिश यानी समानांतर जो आने वाली किरण है, ऐसे अनुदिश आपातित प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण क्या होगा? तो वह हमेशा शून्य होता है। वह उसी दिशा में मुड़ जाती है, सीधी आती है, जब समानांतर आती है तो उसी दिशा में मुड़ती है। इसलिए आपतन कोण, देखिए, आपतन कोण आपतित किरण और सतह के अभिलंब के बीच का कोण होता है। आपतन कोण होता क्या है? आपतित किरण और सतह के अभिलंब के बीच का कोण। तो अभिलंब क्या होता है? जो सीधी रेखा इस पे पड़ रही है वही अभिलंब है, और जब मुख्य अक्ष है ये भी एक अभिलंब होता है, और इसी के समानांतर आने वाली किरणें हैं तो उनका भी आपतन कोण वही शून्य हो जाएगा। तो आपतित किरण और सतह के अभिलंब के बीच का कोण यानी कुछ कोण ही नहीं बन रहा है, तो इसलिए वह शून्य होता है। बहुत समझ गए होंगे। यहाँ एफ जो है वो मुख्य फोकस इसको कहते हैं। जब कोई किरण यहाँ आती है तो आगे जाकर एक बिंदु पे मुड़ती है, पहले आती है, एक बिंदु पे मुड़ती है, वहां से फिर अलग दिशा में परावर्तित होती है। तो जहां पर ये बिंदु सारी किरणें आकर मिलती हुई दिखाई देती हैं, प्रतीत होती हैं, उनको मुख्य फोकस कहते हैं।
ठीक है ना। आगे चलिए दूसरा प्रश्न, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, इसमें ज्यादा समय ले लिए। एक उत्तल लेंस का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, वस्तु की स्थिति क्या है? एक उत्तल लेंस एक वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, वस्तु की स्थिति क्या है? ए अनंत पर, बी ओ और एफ के बीच, सी एफ और 2f के बीच, और डी 2f से दूर। 2f पर वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो है कि वस्तु 2f से दूर होगी। ये एक उत्तल लेंस का एक वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित, फिर से लेंस से बना क्वेश्चन है, उत्तल लेंस से बना क्वेश्चन है। वस्तु की स्थिति आपको बतानी है, जहां पर कहाँ उसे रखा जाएगा कि एक वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए लगा लिए होंगे। इसमें सही उत्तर होगा डी, 2f से दूर। 2f पर वास्तविक उल्टा और समान प्रतिबिंब बनता है, लेकिन हमें वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब चाहिए, तो वह दूरी कहाँ पे वो समान रखी जाएगी? तो ये सही होगा 2f से दूर होनी चाहिए। 2f से दूर का मतलब होता है कि 2f और अनंत के बीच में। 2f से दूर हो गया तो उसके आगे अनंत हो जाएगा, और अनंत पे 2f से आगे अनंत के बीच में अगर कोई वस्तु रखी है उत्तल लेंस में, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब, याद रखिएगा। अच्छा, जहां भी एक कॉमन चीज बता रहा हूं, ट्रिक है कि अगर कोई ऑप्शन में कुछ चीज को एक्सप्लेन भी किया गया है, जैसे यहाँ पे डी देखिए, 2f से दूर लिख के खत्म कर सकता था, लेकिन यह एक्सप्लेन किया है कि 2f पर वास्तविक उल्टा और समान प्रतिबिंब बनता है। ऐसे मामलों में ज्यादातर से वही ऑप्शन सही होता है, जिसको थोड़ा एलिमिनेट वो किया गया हो, एक्सप्लेन किया गया हो, कुछ इस तरह चीज बताई गई हो, यानी वो समझाना चाहता है सटीकता से कि हाँ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो इस उत्तर को चुनने के लिए। तो ऐसे मामलों में अक्सर अक्सर वो ऑप्शन सही होते हैं। समझ गए? ट्रिक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तथ्यों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए मेंडलीफ ने इन दो तथ्यों से बनने वाले यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। मेंडलीफ के जो तत्वों का जो उसका अध्ययन है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो मेंडलीफ में जो दो तथ्यों से बनने वाले यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया, वो कौन से दो तथ्य हैं जिनके रासायनिक गुणों का अध्ययन किया गया और उन तथ्यों के यौगिकों का ध्यान केंद्रित किया गया? ए एच और ओ, बी एन और सी एल, सी है ओ और एस, डी है सी और एच। चलिए फटाफट करिए, अभी फटाफट जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ा आप टिक कर लिया करिए कि कौन सा आपका सही होगा। इसमें ज़्यादा समय लगने की जरूरत नहीं, इसमें होगा एच और ओ, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, क्योंकि ये लगभग सभी तत्वों के साथ प्रतिक्रिया करके यौगिक बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे तत्व हैं जो लगभग सभी तत्वों के साथ प्रक्रिया करके यौगिक बनाते हैं, इसलिए मेंडलीफ ने इन दोनों तत्वों पर अपना ध्यान केंद्रित किया रासायनिक गुणों के अध्ययन के लिए, तत्वों का जो रासायनिक गुण होता है उसके अध्ययन के लिए। प्रश्न चौथा, प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणुओं द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है? प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणुओं द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है? मस्त क्वेश्चन बना है। ए 8, बी 6, सी 2, डी 4। यहाँ आप थोड़ा सा गेस करके, आपको सटीक पता नहीं हो तब भी प्रोपेन का अगर रासायनिक सूत्र आपको पता है, तो जो ऐसा ऑप्शन ये बनाया है उस हिसाब से आप उससे ही सही कर लेते। इसमें उत्तर दिया है ए 8। इसका प्रोपेन का सूत्र होता है
C3H8 यानी 3 कार्बन, और हाइड्रोजन के जो होते हैं वो 8 होते हैं। ठीक, तो इसमें 8 को सही माना है। हाइड्रोजन बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के जो बाहरी कोश होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके अष्टक को पूरा करने के लिए 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। समझ गए? यानी 8 होते हैं टोटल, और 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी 1 गुणे 8 यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। प्रत्येक कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसको अष्टक पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, और 3 इसमें कार्बन के अणु हैं, तो 3 गुणे 4 यानी 12 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। 8 इसमें 12 इसमें, दोनों जोड़ दोगे 20 इलेक्ट्रॉन कुल चाहिए होंगे साझेदारी। लेकिन यहाँ माना है 8। ठीक है, हम 8 पे चलते हैं क्योंकि ऑप्शन ही ऐसा दिया है, इसमें 8 होगा। यानी इसका सही ऑप्शन जो बनाता अगर, तो 20 होना चाहिए था। प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणुओं द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है? तो 20 होगी, 20। चलो ठीक है, 8 मान लेते हैं। पांचवा, निम्न में से कौन शक्ति की इकाई नहीं है? ए किलो वाट घंटा, बी वाट, सी में है जूल प्रति सेकंड, डी में अश्व शक्ति। यानी इकाई जो इकाइयों पे बना क्वेश्चन है, जो भौतिक विज्ञान में इकाइयां होती हैं हर चीज की, उस पर बना है। तो शक्ति की इकाई नहीं है वो बताना है। तो किलोवाट घंटा, ये ऊर्जा की इकाई है। किलोवाट घंटा ये ऊर्जा की इकाई है, बाकी ये वाट, जूल प्रति सेकंड, अश्व शक्ति, ये शक्ति की इकाई है। ठीक है ना? छठवां क्वेश्चन करेंगे फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क बहुत पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए सीडेराइट, बी मोनेजाइट, सी हेमेटाइट, या डी बॉक्साइट। बहुत क्वेश्चन है इसको। सही उत्तर होगा डी बॉक्साइट, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। सीडेराइट और हेमेटाइट ये लोहे के अयस्क हैं, और मोनेजाइट थोरियम का है। ये भी बहुत पूछता है, याद रखिएगा। प्रश्न 7वां है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं ग्रुप डी में। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? आइजैक न्यूटन, बी है माइकल फेराडे, डी है एलेसेंड्रो वोल्टा, डी है अल्बर्ट आइंस्टीन। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किए थे माइकल फेराडे। माइकल फेराडे 1831 में इन्होंने इसकी खोज की थी। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है, उसी को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नाम दिया जाता है। जब कोई चुंबकीय क्षेत्र कोई है उसमें परिवर्तन करके विद्युत धारा उत्पन्न होती है। 8वां क्वेश्चन करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? रसायन से बना क्वेश्चन है। जो कॉमन चीजें हैं इन सब पे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, इसलिए रट डालना है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी क्लोरीन, डी हाइड्रोजन। मैं गेस भी करता तो सी ही मारता, क्लोरीन। ऑक्सीजन का कहाँ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं हो सकता, हाइड्रोजन भी गैस के अनुसार। बाकी डी क्लोरीन की जो सीएल होती है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, क्लोरीन गैस की ही प्रयोग किया जाता है। 9वां, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? कितना तापमान चाहिए होता है जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में? मस्त क्वेश्चन है। ए 173 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 373 डिग्री सेल्सियस, डी 0 डिग्री सेल्सियस। जिप्सम से ही बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस पे ही बहुत क्वेश्चन बनता है। चलिए, इसमें होगा बी 100 डिग्री सेल्सियस,
पता नहीं होगा तो रट डालिएगा। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में 100 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। प्रश्न 10वां, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप के कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? बहुत मस्त क्वेश्चन बनाया है भैया, और किसी का गलत नहीं होना चाहिए। पौधों में अवशिष्ट उत्पाद के रूप में अवशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है, यानी पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कब उत्सर्जित करते हैं? ए प्रकाश संश्लेषण के दौरान, बी श्वसन के दौरान, सी श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों के दौरान, डी वाष्पोत्सर्जन के दौरान। किसी का गलत नहीं होना चाहिए, इसका सही होगा बी श्वसन के दौरान। मेरे भैया, श्वसन के दौरान CO2 का उत्सर्जन होता है और ये लोग भी ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। O2 श्वसन के दौरान ये भी हमारी तरह ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उस समय O2 का उत्सर्जन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन श्वसन के दौरान CO2 का उत्सर्जन करते हैं, O2 लेते हैं। याद रखिएगा इसको। अच्छा, 11वां है, विद्युत पारेषण लाइनों के लिए इनमें से प्रयुक्त प्रमुखता किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? विद्युत पारेषण लाइनों के लिए इसमें से प्रमुखता किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ये तांबा, विनाइल क्रोम, सी है टिन, लेड मिश्र धातु, डी टंगस्टन। विद्युत पारेषण लाइनें समझ रहे हैं, जो ऊपर खंभे से होकर विद्युत को एक जगह से दूसरे स्थान पर तारों के माध्यम से पहुंचाया जाता है, उन्हीं लाइनों की बात कर रहा है। इसमें तांबा का उपयोग किया जाता है, एल्युमिनियम का भी उपयोग करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होता है तांबा विद्युत पारेषण लाइनों के लिए, और इसी का मुख्यतः उपयोग किया जाता है। 12वां है, वायुतक कोशिकाएं, वायुतक, बा नहीं वा, वायुतक वायु से बना है, कोशिकाएं खाली स्थान में पाई जाती हैं। वायुतक कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं वो बताना है। ए मटर में, बी जलकुंभी में, सी नीम में, डी नांगफली में। अगर नहीं पता होगा तो आज के बाद भूलना मना है, आप भूल नहीं पाओगे। वायुतक कोशिकाएं जो होती हैं वह जलकुंभी में पाई जाती हैं। अरे भैया, सीधा सा कंसेप्ट है। वायुतक ये जो है जलीय पौधों में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं और बड़े वायु भरे स्थान बनाती हैं, जो पौधों को तैरने में मदद करते हैं। जो जलीय पौधे होते हैं उनमें वायुतक कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि यह वायु से भरे स्थान बनाती हैं, जिससे पौधे तैरने में उनको आसानी होती है। तो जलकुंभी इसी से, देखो जलीय पौधा इसमें से केवल जलकुंभी था, नील, मटर, नागफनी ये सब है नहीं, वही ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नहीं भूलोगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न 13, जनन में मूल घटना क्या है? जो जनन होता है उसमें मूल घटना क्या है? ए कोशिका का विभाजन, बी प्रोटीन का निर्माण, सी DNA की प्रतिकृति, डी RNA की प्रतिकृति। कॉमन सेंस से क्वेश्चन करने वाली चीज है। जनन में मूल घटना क्या है? तो वह होगा सी DNA की प्रतिकृति, यानी एक आदमी का जो DNA होता है उसकी प्रतिकृति जनन में बनती है सेम। इसीलिए एक पुत्र या माता या बच्चे, इनमें से जो पिता है उसका DNA एकदम सेम होता है अपने बच्चे में। इससे पता चलता है कि हाँ, इसका बायोलॉजिकल फादर कौन है। यदि कोई पदार्थ, 14वां क्वेश्चन, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का त्याग करता है तो उसे
क्या कहा जाता है? खाली स्थान पे बताना है। यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन त्याग करता है, अभिक्रिया हो रही हो और हाइड्रोजन का त्याग हो रहा हो, तो उसको क्या कहेंगे? ए उपचयित, बी विघटित, सी उदासीनीकृत, डी ऑक्सीकृत। इसको कहते हैं ऑक्सीकृत, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। ऑक्सीकृत कहते हैं, हाइड्रोजन का त्याग हो रहा होता है। 15वां, कोशिका के खाली स्थान में ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है। कोशिका के किस भाग में ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है, ये बताना है। ये कोशिका द्रव्य, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी केंद्रक के कोशिका के भाग होते हैं। इनमें से किस में ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है? तो कोशिका द्रव्य, यानी कोशिका के कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है इसे। 16वां, निम्न में से किस यौगिक का क्वथनांक अधिकतम होता है? क्वथनांक, क्वथनांक मतलब जब कोई गैस या द्रव किस तापमान पर वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसको कहते हैं क्वथनांक। तो इसमें से कौन सा ऐसा यौगिक है जिसका क्वथनांक सबसे अधिक है? ए मीथेन, बी एसिटिक अम्ल, सी एथेनॉल, डी क्लोरोफॉर्म। चलिए, इसका होगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जिसे CH3COOH भी कहते हैं, क्वथनांक इसका जो है वो 118.1 डिग्री सेल्सियस होता है, जो एसिटिक अम्ल होता है। और अगर इसको फ़ारेनहाइट में, ये सी नहीं, फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 244.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस में 118.1। अब यहीं मीथेन का देखो, एक माइनस में 161.5 डिग्री सेल्सियस है। एथेनॉल का 78.37 डिग्री सेल्सियस है और क्लोरोफॉर्म का 61.2 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा है एसिटिक अम्ल का, जो 118.1 डिग्री सेल्सियस है। क्वथनांक वह तापमान जिस पर कोई तरल पदार्थ गैस में बदल जाए। समझ गया? 17वां, श्वास रंध्र निम्नलिखित में से किस प्राणी में पाए जाते हैं? फिर से उसी साल जो ग्रुप डी के 50 शिफ्टों में एग्जाम हुआ, दूसरे शिफ्ट में फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया। श्वास रंध्र किस निम्नलिखित में से किस प्राणी में? सेम क्वेश्चन, ये मनुष्य, भी मछली, सी केचुआ, डी तिलचट्टा। ये पिछला वीडियो अगर देखे हैं, गलत नहीं होना चाहिए, सी डी इसमें होगा, तिलचट्टा। सेम प्रश्न दूसरी बार पूछा गया है। खाली स्थान है, बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है, जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। इसमें से कौन सा चीज है जो बड़ी वर्षा कोशिकाओं के आकार को संकुचित करता है, यानी उनको छोटी छोटी गोलिकाओं में विभाजित कर देता है, जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सके? आंत्ररस, अग्न्याशयी रस, पित्त लवण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जो वसा को छोटे टुकड़ों में, छोटे आकार में बांटता है, वह होता है पित्त लवण या पित्त रस। इसमें सी होगा, पित्त लवण। यह भी रिपीटेड है क्वेश्चन, फिर से दोबारा पूछा गया है। 19वां करेंगे, अमीबा में भोजन ग्रहण द्वारा किया जाता है, यहाँ खाली स्थान है। किसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है अमीबा? ये शरीर की पूरी त्वचा, बी पचाम्ब,
सी कशाभिका की गति, डी मुख। अरे 1 कोश की जीव है, 1 कोश की जीव है अमीबा, उसके पास इतनी सारी चीजें नहीं है। उसकी जो त्वचा है, शरीर की पूरी त्वचा से ही वो भोजन एकत्रित करता है, ग्रहण करता है। अमीबा 1 कोश की जीव है, अपने आकार को बदल सकता है, यह उसकी शक्ति है। वह अपने आप को बदल देता है और यह अपनी पूरी त्वचा से आहार ग्रहण करता है। याद रखिएगा। प्रश्न 20वां, कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन था, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। कार्बन का जो है कि मुख्य रूप का उपयोग, किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक में किया जाता है? सब कार्बन के ही रूप में, कोक, कोयला, हीरा, ग्रेफाइट। शुष्क स्नेहक में जो उपयोग होता है वह होता है ग्रेफाइट। किसी का गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न 21, निम्न में से कौन सा गुणधर्म कार्बन द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? कौन सा गुणधर्म कार्बन नहीं प्रदर्शित करता है? ये धात्विक गुण, विशृंखलन, सी सहसंयोजकता, डी अपरूपता। श्रृंखलन, सह संयोजकता और अपरूपता कार्बन का ये तो बहुत विशिष्ट अंग है, बहुत विशिष्ट विशेषता है, गुणधर्म है। इसमें से कोई एक सही है तो वो है ए, धात्विक गुण। यह कार्बन का गुणधर्म नहीं है। 22वां, जीवों का निम्न में से कौन सा समूह अन्य पौधों और जीवों को मारे बिना उनसे पोषण प्राप्त करता है? यानी वो कौन सा जीवों का समूह इसमें नीचे से छांटना है जो अन्य पौधों और जीवों को मारे बिना उनसे पोषण प्राप्त करता है। देखिए ए में क्या क्या दिया है। ए में जू, फीता कृमि, जोंक, अमरबेल। बी में दिया है फीता कृमि, शेर, ईस्ट और जू। यहाँ शेर आ गया तो ये तो सीधे छांट देना भाई, कुछ नहीं पता तो शेर का तो हमें पता है, खाई जाता है दूसरे जीव को। सी अमरबेल, आर्किड, ईस्ट, मशरूम मशरूम। डी फुटकी, जोंक, अमरबेल, ऑर्किड। चलिए इसमें सही ऑप्शन होगा ए, जू। जो ढील होते हैं, जू जो बालों में पड़ता है, वह आदमी को मारता नहीं लेकिन उससे पोषण पोषण प्राप्त करता है। फीता कृमि, यह भी पोषण तो प्राप्त कर लेता है लेकिन वह उस व्यक्ति को या उस जीव को मारता नहीं है। जोंक भी खून चूसती हैं लेकिन वह उस जीव को मारती नहीं। अमरबेल भी इसी तरह का एक पौधा है। हमारा ए सही हो जाएगा। यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन ग्रहण करता है, एक होता है नाइट्रोजन छोड़ता है और एक बात है ऑक्सीजन ग्रहण करता है। तो इसे जो ग्रहण करता है ऑक्सीजन को, उसको उदासीनकृत हुआ, बी विघटित हुआ, सी ऑक्सीकृत हुआ, डी उपचयित हुआ। क्या कहेंगे? जल्दी जल्दी लगाइए। इसमें ऑक्सीकृत हुआ कहेंगे। देखिए दो चीजें याद रखिए कि जब कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसको भी ऑक्सीकृत कहते हैं, और जब कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान नाइट्रोजन ही था ना कि हाइड्रोजन था, एक सेकेंड, हम्म, हाइड्रोजन, एच एच एच, हाइड्रोजन त्याग करता है तो उसको भी ऑक्सीकृत कहते हैं, और जब ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसको भी ऑक्सीकृत। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन याद रखिएगा।
चलिए 24वां करिए। निम्न में से कौन सा आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? प्रोटीन पाचक एंजाइम जो आमाशय में बनता है। ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी एंटेरोकाइनेज, सी पेप्सिन, डी माल्टेस। इसमें होगा पेप्सिन। पेप्सिन निम्न पेप्सी से याद रखिएगा। जो अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। तो भाई आपके मांस को गला देता है पेप्सी, और मांस में होता है प्रोटीन। तो पेप्सिन एंजाइम का भी यही काम है, जो कि आमाशय में बनता है। ठीक है ना। 25वां, किस यौगिक को निर्जलन अभिक्रियाकर्मक माना जा सकता है? निर्जलन अभिकर्मक माना जा सकता है किस यौगिक को? ए एथेनॉल, बी एथेनोइक अम्ल, सी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, या डी एथीन। किस यौगिक को निरंजन अभिकर्मक निर्जलन यानी जल विहीन निर्जनल अभिकर्मक माना जा सकता है? तो होता है सी हमारा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल याद रखिएगा, वो यह निर्जलन अभिकर्मक होता है। 26वां, निम्नलिखित में से 3 तत्वों वाले समूहों में से कौन सा डॉबेराइनर के ट्रिक का गठन करता है? डॉपेराइनर के ट्रिक का गठन करता है कौन सा वो जो 3 तत्व हैं? ए में है CaBaF, बी में है ClBrI, सी में है ClHSI, डी में है LiMgAl। ठीक, चलिए थोड़ा सा डीप था, लेकिन याद रखिएगा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यह जो 3 तत्व हैं, यह भी त्रिक का निर्माण करते हैं डाइबराइटर का परमाणु द्रव्यमान। इनका मानना था कि 2 जो ये त्रिक में बनेगा जो तत्व हैं, उसमें पहला और तीसरा का जो परमाणु क्रमांक का औसत होगा वही बीच वाले का होता है। इनका त्रिक का नियम यही था, और यह कुछ ही पे बैठा सटीक, जैसे LiNaK और CaSiBa इन दोनों पे बैठा था, और ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पे भी बैठा था। ठीक है ना। परमाणु द्रव्यमान जो पहला और तीसरा है, उसका औसत जो होता है वही बीच वाले का भी होता है। 27वां, किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति होती है। इसको ए परासरण, बी गैसीय विनिमय, सी विसरण, सी परिसंचरण, तो इसको कहेंगे विसरण, डिफ्यूजन, विसरण, डिफ्यूजन। जब किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति होती है, इस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। 28वां, बेकिंग सोडा के विनिर्माण के लिए कौन यौगिकों की आवश्यकता होती है? जो बेकिंग सोडा का विनिर्माण है, उसके लिए किन यौगिकों की आवश्यकता होती है? चलिए, ए जल और ब्लीचिंग पाउडर, बी जल और सोडियम कार्बोनेट, सी साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, डी सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल।
बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए किन यौगिकों की आवश्यकता होती है? अब तक आपका सही हो गया होगा। साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। अच्छा, एक चीज, जब सारे हथियार आपके डल जाए एग्जाम हॉल में, आपको कुछ समझ में ना आए और फर्स्ट राउंड में आपने जो एकदम सही सही आपको आ रहा था वो 30 ही कर पाए हैं, आपको अपने सारे कमान छोड़ने होंगे, तीर धनुष के सारे बाण को निकाल के मारना होगा। इसमें ऐसे जब आप कभी फंसे तो ये इस चीज का याद रखिएगा, अक्सर बहुत सारे प्रश्नों में जिनका ऑप्शन बड़ा होता है वह अक्सर सही होता है। आप आजमाइएगा थोड़ा, ये कोई ऑथेंटिक टिक नहीं है, केवल अनुभव पे और कॉमन सेंस से लगाई गई बात है, ट्रिक है, बनाई गई ट्रिक है। सारे हथियार डाल दिए हो तो अपने सारे कमान, तीर कमान को छोड़ दो, वह चीज है ये। इसको मुझे अभी विवश होकर कुछ चुनना पड़ता है इन चारों में एक तो मैं ये सब सबसे बड़ा था साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इसको ही चुनता। चलिए प्रश्न 29वां करिए। किसी पदार्थ को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा? प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, जबकि यह लेंस अवतल दर्पण है और इसमें फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर और वस्तु की स्थिति है 8 सेंटीमीटर। इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा ये बताना है। चलिए आज इसका सूत्र भी देख लेते हैं। इसका सूत्र होता है, जब प्रतिबिंब की दूरी या फोकस दूरी या वस्तु की दूरी बताना है तो एक ही सूत्र याद रखिए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यह प्रतिबिंब का जो दूरी निकालना है अगर आपको, या फोकस दूरी निकालना है या वस्तु की दूरी निकालना है, वो इसमें इसी सूत्र से हल हो जाएगा, जहां v प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है, f फोकस दूरी है। अवतल दर्पण की बात है। अब इस सूत्र पे हम यहाँ रखते हैं, जैसे फोकस दूरी तो दिया ही था 12 सेंटीमीटर। हाँ, एफ जो है यहाँ 12 सेंटीमीटर अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होती है। जो फोकस दूरी होती है वो अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होती है, और जो यू यानी कि वस्तु की दूरी है वह भी 8 सेंटीमीटर और दर्पण के सामने होने के कारण वो ऋणात्मक है। दर्पण के सामने है इसलिए इसको भी ऋणात्मक माना जाएगा। अगर ये दर्पण के पीछे रहती तो इसको सकारात्मक माना जाता, पॉजिटिव। तो यहाँ पर 1/-12 बराबर 1/v प्लस 1/-8। इसको हल करेंगे, 1/8 को उधर भेजेंगे, 1/-12 माइनस 1/-8 बराबर 1u। 1u को बराबर क्या हो जाएगा, -1/24, यानी b बराबर हो जाएगा -24। वस्तु की दूरी यहाँ u होती है और फोकस दूरी f होती है। वस्तु की दूरी फोकस दूरी से कम हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी एवं आवर्धित बड़ा बनेगा। वस्तु की दूरी अगर फोकस दूरी से कम हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी एवं आवर्धित बड़ा बनेगा। तो यह कितने सेंटीमीटर पर बन रहा है, 24 सेंटीमीटर यहाँ से निकला, 24 सेंटीमीटर पर बनेगा यह प्रतिबिंब। ठीक है ना, यहाँ बहुत चीजें डिस्कस हो गई, उसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न 30
निम्नलिखित में से किस पदार्थ के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ए बिटुमिनस, बी सब बिटुमिनस, सी लिग्नाइट और डी एंथ्रासाइट। तो किसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? होगा डी एंथ्रासाइड। याद रखिएगा, बहुत पूछता है। इसमें 80 से 95% कार्बन पाया जाता है। बहुत बहुत अच्छा कोयला होता है, सबसे उत्तम क्वालिटी का। फिर दूसरे नंबर पे आता है बिटुमिनस, जिसमें 77 से 80% तक कोयला होता है। और लिग्नाइट होता है तीसरे नंबर पर, इसमें 28 से 30% तक कोयला होता है लिग्नाइट में। और सबसे खराब कोयला जो होता है उसको पीट कहते हैं, इसमें 27% से भी कम कोयला होता है, पीट और एंथ्रासाइट। 31वां, सिलिकॉन द्वारा निर्मित लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं, क्या होते हैं? यहाँ खाली स्थान है। सिलिकॉन द्वारा निर्मित लंबी श्रृंखला वाले यौगिक क्या होते हैं? एक ये है अति अस्थायी, बी निम्न ध्रुवीकरणीय, या सी है अति अभिक्रियाशील, या डी है अत्यधिक अत्यधिक आयनिक। सिलिकॉन द्वारा निर्मित श्रृंखला वाले यौगिक कैसे होते हैं? चलिए, नहीं पता है तब भी रट डालिए अति अभिक्रियाशील। जो सिलिकॉन द्वारा निर्मित लंबी श्रृंखला वाले यौगिक अति अभिक्रियाशील होते हैं। समझ गए ना? चलिए प्रश्न 32 करेंगे। 12 वाट की बैटरी से संयोजित एक बल्ब 3 एम्पीयर की धारा लेता है, तो बल्ब की शक्ति क्या होगी वो बताना है। बहुत मस्त क्वेश्चन पूछा है। 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित एक बल्ब 3 एम्पीयर की धारा लेता है, तो बल्ब की शक्ति क्या होगी? ए 4 वाट, या बी 18 वाट, या सी 36 वाट, या डी 12 वाट। चलिए, इसका सूत्र होता है, जो बल्ब की शक्ति अगर कोई बताना है, पावर इक्वल टू बी इंटू आई, जिसमें बी वोल्टेज है, आई धारा है जो एम्पियर में होगी, और बल्ब की शक्ति पी है जो वाट में आएगी। तो पी बराबर, हमें वोल्टेज दिया हुआ है 12 और धारा भी दिया है 3 एम्पियर, तो 12 गुणे 3, तो पी बराबर 36 वाट। बहुत आसान सा सूत्र है, और पहले आपको बहुत कठिन लग रहा होगा, अब से इसको इस सूत्र से हल कर लेने का है। प्रश्न 33, एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में धारा आई, जिसको आई से दिखाते हैं, धारा प्रवाहित होती है। यदि चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाता है, तो प्रवाहित धारा कितनी होगी? अरे भाई, आई धारा है, प्रतिरोध उसको खत्म करता है, यानी I/4 हो जाएगा। सिंपल सा रूल है। अब इसका आई का चौथे भाग बचेगा ना भाई, 4 गुना उसमें प्रतिरोध आ गया है, तो इसकी धारा 4 से कम हो जाएगी। इसमें हो जाएगा यानी डी I/4। कॉमन सेंस है। इसमें होगा डी सही, I/4। धारा का सूत्र होता है I/V/R। आई बराबर V/R। V वोल्टेज है, R प्रतिरोध है, यानी जितना वोल्ट प्रवाहित हो रहा था उसका R प्रतिरोध 4 गुना कर दिया गया, यानी ये भी I जो है, वोल्टेज जो है, वह 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना? 34वां, एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है, और उसका प्रतिबिंब वस्तु के उसी तरफ 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण से वस्तु की दूरी बताइए। दर्पण से बना क्वेश्चन है, प्रतिबिंब वस्तु की दूरी, इसका एक सूत्र हम अभी डिस्कस किए थे,
ए 33.75 सेंटीमीटर, बी 45 सेंटीमीटर, सी 22.5 सेंटीमीटर या डी 11.25 सेंटीमीटर। दशमलव के बाद 25 नहीं कहते, 25 कहते हैं, उधर 33.75 होगा। तो आप बताइए, इसमें से सूत्र पे लगाकर हल करिए। चलिए सूत्र आप याद करिए, हम हल कर देते हैं। सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही एक इनका सूत्र होता है, सिंपल सा। जहाँ f फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है और u वस्तु की दूरी है। तो यहाँ -15 बराबर 1/45 प्लस 1/4। इसको हल करेंगे तो -2/45 यानी 1u बराबर 2/45। तो 2u इनको तिर्यक गुणा कर दो बराबर 45। तो u बराबर केवल हो जाएगा, तब 2 से इसमें भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी सूत्र से थोड़ा गणित आपको आता है तो आप फट से इसको निकाल लेंगे और आपका एक क्वेश्चन शानदार रूप से सही हो जाएगा। चलिए 35वां करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता का उपयुक्त कारण नहीं है? अच्छा, नहीं है या है, इसमें क्वेश्चन हर विद्यार्थी ऐसी गलती करके आता है। ये क्वेश्चन ऐसा उसने गलत कर दिया और उसी कारण से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। यहाँ एक क्वेश्चन का ही खेल है दोस्तों। एक क्वेश्चन की कीमत जब आप समझ जाएंगे, आप जो जितना अभी त्याग कर रहे हैं, आप जितना परेशानी सह रहे हैं, उसको और बढ़ाना है और सहना है और ही तैयारी करते रहना है, या हमें आगे निकलना है। उसके लिए होता है कि हम हर एक क्वेश्चन को सही करने का प्रयास करें। हम किसी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, सारे क्वेश्चन को करेंगे। और एक क्वेश्चन भी गलत अगर होता है, आप हजारों लोगों से नीचे सरक कर आ जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। तो उपयुक्त कारण नहीं है वो बताना है। ये तथ्यों को उनके रंग के अनुसार स्थान देना। जो हम तत्वों का वर्गीकरण किए थे, इसकी आवश्यकता पड़ी थी, उसमें कौन सा कारण नहीं है वो बताना है। बी, आवर्त सारणी में किसी तत्व की विशिष्ट स्थिति को समझना। निम्नलिखित तो विशिष्ट स्थिति को समझना। और सी है तथ्यों के गुणधर्मों में आवर्तिता को समझना। और डी है विभिन्न तत्वों के गुणधर्मों को सहसंबंधित करना। चलिए कौन सा होगा इसमें? में होगा ए, तथ्यों को उनके रंग के अनुसार स्थान देना। रे रंग फंग कुछ नहीं होता, इसकी वजह से नहीं तथ्यों का वर्गीकरण किया गया था। यही गलत है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आवर्त सारणी में किसी तत्वों की विशिष्ट स्थिति को समझने के लिए यह सही है। और तथ्यों के गुणधर्मों में आवर्तिता को समझना, यह भी सही है। विभिन्न तत्वों के गुणधर्मों को सहसंबंधित करना, यह भी सही है। तो बी सी डी सही बात करता है, लेकिन हमें गलत कारण बताना था, जो कि ए है। 36वां करेंगे सभी लोग। प्रकीर्णन प्रकाश का रंग प्रकीर्णन कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्यतः प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। 36वां प्रश्न है, प्रकीर्णन प्रकाश का रंग प्रकीर्णन कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्यतः
खाली स्थान प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। किस रंग के अति सूक्ष्म कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं? अरे नहीं, जो सूक्ष्म कण होते हैं वो किस रंग को मुख्य रूप से प्रकीर्णित करते हैं, उनको बिखेरते हैं? ए पीला, बी लाल, सी हरा, डी नीला। जो अति सूक्ष्म कण है वह प्रकाश के जो 7 रंग होते हैं उनमें से किस वाले को ज्यादा प्रकीर्णित करते हैं? सूक्ष्म, एकदम अति सूक्ष्म जो होते हैं कण। इसमें सही उत्तर होगा आपका डी नीला। जो अति सूक्ष्म कण होते हैं वो मुख्यतः नीला प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। 37वां है, पाचन के दौरान, पाचन पे बना क्वेश्चन, भोजन सरल पदार्थों में विघटित होता है। उदाहरण के लिए चावल, आलू और ब्रेड में होते हैं, ये विघटित होकर का निर्माण करते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है? चावल, आलू और ब्रेड में मुख्यतः क्या होता है और ये विघटित होकर क्या बनता है वह बताना है। तो ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, बी प्रोटीन ग्लूकोज, सी कार्बोहाइड्रेट एमिनो एसिड, डी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। तो ये और डी तो सेम क्वेश्चन हो गया, सेम ऑप्शन हो गया। तो इसमें चावल, आलू और ब्रेड में क्या होगा? सीधा सा कॉमन सेंस लगाइए और ये सब हमें समझना चाहिए, किस चीज में क्या चीज मिलता है, हम क्या चीज खा रहे हैं उससे क्या चीज मिलेगा, वो सब समझना चाहिए। तो चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है और यह विघटित होकर ग्लूकोज बनता है, इसलिए ये हमारा सही होगा। ठीक है ना? चलिए अगला 38वां क्वेश्चन करेंगे। अधिकांश कशेरुकी समूह में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है, हालांकि इन समूहों में से एक अपवाद है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस समूह को पहचानिए। ये हमारे जो कशेरुकी समूह होते हैं, अधिकांश कशेरुकी समूह जो हैं जीव, उसमें दोहरा रक्त परिसंचरण होता है। एक अपवाद होता है इसमें, जो कि कशेरुकी है, कशेरुकी समूह में आता है, लेकिन वह अपवाद है क्योंकि उसमें दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता, वही आपको बताना है। ये सरीसृप वर्ग, बी मत्स्य वर्ग, सी उभयचर वर्ग या डी पक्षी। कौन सा है जिसमें दोहरा परिसंचरण नहीं होता जबकि वह कशेरुकी समूह का जीव है? इसमें होगी मत्स्य वर्ग, यानी मछलियां जो हैं इसमें एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं होता। प्रश्न 39, रात के समय तारे दिखते हैं, कैसे दिखते हैं? यहाँ नीचे क्या आएगा? खाली स्थान पे रात के समय तारे खाली स्थान दिखते हैं। ये उनकी वास्तविक स्थिति से नीचे, उनकी वास्तविक स्थिति से ऊपर, सी कम चमकीले या डी अधिक रंगीन। रात के समय तारे जो अपनी वास्तविक स्थिति है उससे थोड़ा ऊपर दिखाई देते हैं, इसलिए हमारा बी सही होगा। अगर नहीं पता है तो आज से रट लीजिए, बी सही होगा। उनकी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर हमें दिखाई देते हैं रात के समय। और यह होता है प्रकीर्णन के द्वारा। उनकी रोशनी जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो प्रकीर्णन होता है, जो हमारे वायुमंडल के कण हैं उनको प्रकीर्णित करते हैं और इस वजह से वो हमें थोड़ा ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। प्रश्न 40, किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? इस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोजन अम्ल, हाइड्रोलिक अम्ल
की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। ए लाइपेज, बी ट्रिप्सिन, सी ट्रिप्सिन, डी एमाइलेज। कौन सा है भैया? इसमें होगा एमाइलेज। एमाइलेज यह स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, एमाइलेज, और यह मुख में भी पाया जाता है, हमारी लार में, लार और अग्नाशय में पाया जाता है। और इसी की उपस्थिति की वजह से बहुत सारे उत्पाद हमारे लार से ही पचना शुरू हो जाते हैं, हमारे मुंह से ही उनका पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है। 41वां है, एक बल्ब का फिलामेंट गलनांक वाली एक धातु से बना होता है। एक बल्ब का फिलामेंट कितना फिलामेंट कितना गलनांक, कैसा गलनांक वाली एक धातु से बना होता है, यानी बल्ब का फिलामेंट किस चीज से बना होता है? ये निम्न और दुर्बल, निम्न और प्रबल, उच्च और दुर्बल, उच्च और प्रबल, ये दो खाली स्थान है, उनमें इन शब्दों को भरना है। तो एक बल्ब का फिलामेंट उच्च गलनांक और एक प्रबल धातु से बना होता है। जो बल्ब का फिलामेंट होता है वह उच्च गलनांक वाली एक प्रबल धातु से, उच्च गलनांक है और प्रबल धातु है, से बना होता है बल्ब का फिलामेंट। और यह अक्सर टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन धातु का। 42वां, निम्न में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग नहीं है? ये कहाँ से पूछ दिया? निम्न में से कौन से सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है, वो बताना है। ये साबुन और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है, दो कागज के विनिर्माण में किया जाता है, जाट है नहीं जाता है, और तीसरा है जल की कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है, नहीं, वो बताना है। इसमें सही उत्तर होगा आपका सी, केवल 3। केवल 3 जो है यह सही नहीं है, बाकी ये दोनों सही हैं। 3 मतलब जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं होता, जल की जो कठोरता है, अस्थायी कठोरता, उसको दूर करने के लिए। ये गलत हो गया और यही हमारा सही उत्तर हो गया। और ये दोनों सही हैं। साबुन और डिटर्जेंट बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, कागज के निर्माण में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। 43वां 43, निम्न में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण की अवधारणा की व्याख्या करने का प्रयास करता है? ये तो दूसरा सब्जेक्ट है, आप गेस करके बताइए। ए भू आकृति विज्ञान, बी नृ विज्ञान, सी इतिहास, डी दर्शन। निम्न में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण की अवधारणा की व्याख्या करने का प्रयास करता है? कालिक, कालिक यानी सामयिक, समय, इसको एक ही एक होगा, ऑप्शन सी, इतिहास। गलती से यहाँ आ गया क्वेश्चन है, लेकिन यह वाईक्यू पे भी बना है। 44वां है, निम्न में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर आधारित है? निम्न में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर आधारित है? ये विद्युत फ्यूज, बी लाउड स्पीकर, सी एमीटर, डी वोल्ट मीटर। कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर आधारित है? यह होता है विद्युत फ्यूज। याद रखिए, रट डालिए इसको, विद्युत फ्यूज इसको कहते हैं। 45वां है,
निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का उदाहरण है? कॉमन सेंस लगाइए। ये बर्गर, चिप, कोल्ड ड्रिंक, ये तो कोई भी इसमें नहीं है। बी रोटी सब्जी शीतल पेय। सी रोटी दाल सब्जियां, ये शीतल पेय क्या है? ठंडी, ये नहीं होगा। डी चावल चिप्स कोल्ड ड्रिंक। चिप्स यहाँ हो गया, कोल्ड ड्रिंक आ गई, ये भी नहीं होगा। रोटी दाल सब्जियां, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता संतुलित भोजन। 46वां, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की उप इकाई संरचना क्या होती है? 50S और 30S, बी 60S और 40S, सी 60S और 30S, डी 50S और 40S। इसमें जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है उसकी उप इकाइयां जो हैं ये 50S और 30S वाली होती हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को 70S भी कहते हैं। 70S राइबोसोम के रूप में भी जाना जाता है। 70S राइबोसोम भी। इनकी उप इकाइयां दो हैं, 50S यानी बड़ी उप इकाई और 30S यानी छोटी उप इकाई। प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं। 37वां करेंगे, बोमेन संपुट मानव शरीर में कहाँ स्थित होते हैं? बाउमेन्स कैप्सूल, इसको इंग्लिश में कहते हैं बाउमेन सल्फेट, अरे संपुट, सॉरी, बाउमेन्स संपुट यानी कैप्सूल मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है? ए यकृत में, बी वृक्क में, सी अमाशय में, डी फेफड़े में। बाउमेन्स कैप्सूल यानी संपुट यह होता है वृक्क में। वृक्क 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 यानी किडनी। किडनी में प्याले के आकार का होता है, नेफ्रॉन का हिस्सा है, रक्त को छान कर मूत्र बनाने का कार्य करता है। ठीक है, वृक्क में जो होता है वो संपुट। 48वां करेंगे, सभी लोग रक्तचाप मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रक्तचाप मापने के लिए ब्लड प्रेशर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? हेमोग्लोबिन मीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, सी है स्पिग्मोमेनोमीटर, डी है यूरिनोमीटर। किस मीटर का रक्तचाप को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा, स्पिग्मोमेनोमीटर। स्पिग्मोमेनोमीटर, इसकी वजह से मैं छोड़ रहा था। नहीं, चलिए, रक्तचाप मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्पिग्मोमेनोमीटर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। 49वां है, जब किसी तांबे के तार में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरे पर विभवांतर 5B है। धारा का प्रतिरोध ज्ञात करना है, क्या होगा? मस्त है, ऐसे क्वेश्चन ग्रुप डी में बन रहे हैं। सूत्र याद रख लीजिएगा और उसी पे वहां फट से हल कर दीजिएगा। तो इसमें ए है 2.5 ओम, बी है 0.1 ओम, सी है 5.0 ओम, डी है 10.0 ओम। इसका उत्तर होगा 10 ओम। 10 ओम सही है। इसका सूत्र होता है R बराबर बी आई टी। अभी मैं पीछे डिस्कस किया था, जो प्रतिरोध होता है उसका सूत्र होता है V बटे आई। तो इसमें R क्या है? R प्रतिरोध है, V क्या है? विभव, यह वोल्टेज में होता है, विभवांतर जिसको कहते हैं, और I जो है वो धारा है, एम्पियर में होती है। तो जब तारे यहाँ पर R बराबर 5/0.5, 5 कैसे? बी बटे आई होता है ना, बी कितना है? 5 और आई कितना है? 0.5। तो इसको हल करेंगे तो 10 से गुणा करके दशमलव हटा दें, ये 50/5 हो जाएगा और सीधा सीधा
भाग देने पर 10 आ जाएगा। ये प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, 10 ओम कहेंगे। ठीक है ना। अब 50वां है, लास्ट क्वेश्चन आज का। यल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध 1 ओम है। समान पदार्थ में निर्मित किंतु 4 एल लंबाई और 5 ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध क्या होगा? एल और ए है, तब उसका 1 आ रहा है। अब 4 एल लंबाई 4 कर दिया, 4 गुना, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 5 गुना, यानी इसको बढ़ा दिया। अब जो प्रतिरोध होगा 1 ओम से कम हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। और ये सूत्र है आर बराबर, ये रो कहते हैं ना, इसको पी मत कहना, ये ऐसे लिखा जाता है रो, एल बटे ए। पी यानी रो, पदार्थ की प्रतिरोधकता। उस पदार्थ में की प्रतिरोध, हर पदार्थ में एक प्रतिरोधकता होती है, उसकी माप। तो वो पदार्थ जो है उसकी प्रतिरोधकता क्या है, और रियल लंबाई है, और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो सबका मान स्थिर है, बस एल और ए में परिवर्तन हुआ है। 4/5 कर देंगे और इसे हल करेंगे, 0.8 ओम हो जाएगा। ठीक, सूत्र याद रखिएगा। चलिए, विज्ञान का भाग 3 समाप्त हुआ। यानी अभी तक हम लोगों ने विज्ञान के 150 प्रश्न देख चुके हैं, जो पिछली बार आए हुए थे। और इसमें हमको पता चला कि रासायनिक तत्व, नाम और सूत्र, लेंस और दर्पण, चुंबकत्व, विशेष जीव जंतु एवं पादप, मनुष्य का पाचन तंत्र एवं श्वसन तंत्र, भी भौतिक इकाइयां, धारा, प्रतिरोध, विभवांतर, एक्सेट्रा, यानी इत्यादि, ये सब को, इन सब टॉपिकों से क्वेश्चन बन रहे हैं। और ये हमें कब पता चल रहा है? जब हम पीवाईक्यू देख रहे हैं। पीवाईक्यू देखने से हमें पता चल रहा है कि हमें क्या पढ़ना है। अरे, इन टॉपिकों से बार बार क्वेश्चन बन रहा है, तो इन टॉपिकों पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे और इनको पढ़ के अवश्य जाएंगे, रिवाइज करके अवश्य जाएंगे, क्योंकि इन टॉपिकों से क्वेश्चन बनता है। विज्ञान का कोई अंत नहीं है, जितना पढ़ते जाओ उतना ही कम है, लेकिन हमें वही पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। और यह पता चल रहा है पीवाईक्यू से, इसलिए यह सीरीज आपके लिए इतनी ज़रूरी है कि आप सोच भी नहीं सकते, और इसलिए मैं लाया हूँ। भले आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए, बोरिंग लगता होगा, लेकिन यह बहुत ज़रूरी है आपकी सिलेक्शन के लिए। अच्छा, इन टॉपिकों पे हम रिकैप वीडियो भी ला रहे हैं, तो रिकैप वीडियो को भी देखते रहिएगा। चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें पॉलिटी के जो रिकैप वीडियो चल रहे हैं। ऐसे करके और भी सब्जेक्ट है, विज्ञान है, भूगोल है, उन सब का हम लोग रिकैप लाएंगे। और अगर आप रिकैप वीडियो का प्लेलिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पंख पाठशाला में डाल दी जाती है। अगर अभी आप पंख पाठशाला टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो जाकर जुड़ जाइए, क्योंकि एग्जाम के समय आप इतनी बड़ी वीडियो नहीं देख सकते। लेकिन अगर आपके पास पीडीएफ है, तो आप उसको बड़े से बड़े टॉपिकों को, अब यहाँ 50 क्वेश्चन, इसमें लगभग 200 फैक्ट डिस्कस किए गए होंगे, उससे ज़्यादा ही। तो वो सारा चीज़ पीडीएफ 10 मिनट देखकर आप सब चीज़ें रिवाइज कर सकते हो। सारी चीज़ें ताज़ा हो जाएगी, उस समय इतनी बड़ी वीडियो नहीं देख सकते। इसलिए पीडीएफ को संभाल के रखिए, पंख पाठशाला पे जुड़ जाइए, वहाँ सारे पीडीएफ रख लिया करिए। उसको एग्जाम के समय जब 2 दिन 3 दिन बचा रहेगा, तब देख के जाना रहेगा। कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आपको पता चल रहा है मुझे क्या पढ़ना है, इसलिए एक भी वीडियो मिस किए तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, और जो जरूरी है वही मैं लाऊंगा, जो आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है।
ठीक है ना? आपका सिलेक्शन हमारी प्राथमिकता है। कोई भी वीडियो मिस ना हो, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो पड़े नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जाकर वीडियो देख लें। स्पीड बढ़ा के देखिए, लेकिन ज़रूर देखिए। अच्छा, कुछ विशेष वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कोई विशेष वीडियो आपको चाहिए, कोई विशेष टॉपिक है जो जिस पे आप चाहते हैं कि इस पे एक वीडियो समग्रता से कोई वीडियो बन जाए, ऐसा कुछ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा हौसला बढ़ाइए, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें हौसला बढ़ता है। हम मोटिवेट होते हैं और अच्छा करने के लिए। हमें लगता है लोग देख रहे हैं, लोग हमें पसंद कर रहे हैं, इसलिए हमें और अच्छा करना है, और बढ़िया करना है, और अच्छा मटेरियल देना है, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। आपका सिलेक्शन ही हमारी प्राथमिकता है दोस्तों। और मैं दसनों एग्जाम पास किया हूँ, जो मेरे पास है मैं आपको देना चाहता हूँ, लेकिन आपका समर्थन बहुत ज़रूरी है। इससे हम काम करने के लिए और मोटिवेट होते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, इसके लिए धन्यवाद दोस्तों। तहे दिल से धन्यवाद।